मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हों तो फिर फासला क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर सेकंड, जो इस साल राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से आया है। यही पेपर 2023 और 2024 में हुआ। अब आप गेस कर लो कि पेपर किस तरह से पूछा जाता है। वही किसी भी मॉडल पेपर से कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। छानबीन मारो आप अपना दिनेश का मॉडल पेपर या संजय का मॉडल पेपर, किसी भी मॉडल पेपर से कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर ने थ्योरी वाइज यानी कि थ्योरी से क्वेश्चन निकाले हैं। इसलिए यार थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिसने ना पढ़ी हो थ्योरी पढ़ लेना, तभी ये एमसीक्यू कर पाओगे। बट है बहुत ईजी। और जिस यूनिवर्सिटी का पेपर है वो अपनी आंसर की चेक कर लो, क्योंकि आंसर की भी चेक करनी बहुत ज़रूरी है। कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है, ताकि हमें कोई डाउट ना रह सके। चलिए साहब, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखो अनुक्रमांक अंकों में, अनुक्रमांक शब्दों में टोटल हमारे पास 75 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। अब देखो प्रश्न पुस्तिका में 75 प्रश्न है और इसमें से आपको 65 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, आप पढ़ लेना इस चीज़ को। ये जो एजम्पशन दे रखा है इस चीज़ को पढ़ना है कि अगर आपके पेपर में 75 क्वेश्चन में है तो उसमें से कुछ कम करके पूछेगा। अगर 100 क्वेश्चन का पेपर आया है तो उसमें से कुछ कम करके पूछेगा आपसे, पर घबराना मत। चलिए साहब, पहला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है। देखना जरा क्वेश्चन कैसे पूछा, आप मिला के देखना मॉडल से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और मिले तो मुझे बताना कि सर ये क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियो कार्बन डेटिंग के उपयोग में लाया जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर जरा बताओ बेटा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। कार्बन का कौन सा समस्थानिक। अब कार्बन के इसमें 4 समस्थानिक दे रखे हैं, 15, 14, 13, 12। और ये जो इसका दे रखा है वो परमाणु भार दे रखा है। ठीक है, कार्बन का। तो जो कार्बन का 14 समस्थानिक होता है, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव होता है, ध्यान देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, वो कौन सा होगा, सी नंबर होगा। आप भी सी नंबर पर टिक लगाओ। जिसने पेपर दिया वो आंसर की चेक कर लो किस पे लगा कहाँ हैं आप। चलिए साहब, इसे हटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। चलिए साहब, चलिए 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 आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 140 दिन है। और बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 560 दिन बाद उसके 1 ग्राम तत्व घट कर रह जाएगा। लगा लो साहब, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु दे रखी है और 560 दिन बाद उसके 1 ग्राम तत्व घट कर रह जाएगा। आप इसको सोल्व करना, लेकिन मैं बिना सोल्व करे इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो फर्स्ट ए नंबर है यही इसका राइट आंसर है। चलिए साहब, आगे मैं बढ़ाता हूँ कहानी। टिक लगाते रहना आप और इन क्वेश्चन को नोट करते रहना, क्योंकि अब तक जहां एमसीक्यू वाइज पैटर्न है और पेपर नहीं हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर के मिलने वाले हैं। इसलिए इस पेपर के आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्वेश्चन लिख लेने हैं और दिमाग में फांस लेना है कि यार इस बार यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अनुमति नहीं है। ठीक है ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अनुमति नहीं है। तो पाई से पाई स्टार में हो जाता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार में, ये भी होना चाहिए, एन से एन स्टार में, डेल से डेल स्टार में। तो मेरे देश इसका जो राइट आंसर है मेरे ख्याल से वो होना चाहिए सेकंड नंबर, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है जिसकी वजह से सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन नहीं होता। ठीक है, चलिए साहब इसको ये मैं हटाता हूँ, सेकंड नंबर पर टिक लगा लेना आप। देखना कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए। अगर डाउट लग रहा हो तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, सही आंसर ले सकते हो सकता है गलत हो, क्योंकि मैं भी पहली बार ये पीडीएफ खोल के देख रहा हूँ। चलिए साहब, नया क्वेश्चन देखता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण बीटा 6 के दौरान रेडियो एक्टिव तत्व के द्वारा उत्सर्जित होता है। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। बीटा 6 जब भी होता है ना, तो वहां से इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल सकता है या पॉजिट्रॉन भी बाहर निकल सकता है। ऑप्शन बड़ा गलत दे रखा है इसने, केवल इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं, तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन ये दोनों बीटा 6 में आते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है इसका, जरा मुझे बताओ भी इसका राइट आंसर कौन सा है। मेरा जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त वो फर्स्ट पे लगा हुआ आप। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। 5वां आ गया। भारत के पास निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। यार 4 धातु में यूरेनियम तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बहुत महंगी धातु है भैया। रेडियम भी, बिस्मिथ भी, ये तो कमजोर धातु है बिस्मिथ, पर है बहुत महंगी। थोरियम पे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 पे टिक लगा कर देखो कौन सा राइट आंसर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का डी नंबर इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चेक करते रहना भाई आंसर की। ठीक है, आंसर की चेक करते रहना। थोरियम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं, लगाओ टिक।
कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें मुख्य रूप से कैंसर के इलाज में उपयोग की जाती हैं? देखिए जल्दी जल्दी कीजिए, 75 क्वेश्चन मुझे पूरे के पूरे करवाने हैं, एक दो क्वेश्चन छोड़ दूंगा, वो खुद से करने हैं। आपके लिए छोड़े 2-3 क्वेश्चन, आप ढूंढ ढूंढ के मुझे बताना कि सर इसका ये आंसर होगा। चलिए साहब, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें मुख्य रूप से कैंसर के इलाज में उपयोग की जाती हैं? जरा बेटा बताओ। अल्फा किरणें, अरे भैया ये तो बड़ी खतरनाक है। बीटा किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। भैया गामा किरणें बिल्कुल राइट आंसर है हमारा, ठीक है। गामा किरणें इज द राइट आंसर है, डी नंबर। चलिए साहब मैं हटाता हूँ, टिक करें आप भी। देखो कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, ये तरीका देखो ना, क्वेश्चन पूछे किस तरह से हैं और आपके मॉडल में किस तरह क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। अब आप जरा दिमाग लगा के मुझे बताओ, ठीक है भाई। उब तो नहीं रहे हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ फाइल है, समझो, दिमाग लगाओ, क्योंकि ये बहुत काम की फाइल है आपके, ठीक है। ये जो पीडीएफ फाइल मैंने बनाई है ये बहुत काम की फाइल है आपके भाई। आप आंसर की चेक करते रहना भैया। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, कौन सा राइट आंसर होगा मेरे दोस्त? रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने में किया जाता है? तो भैया चट्टान, रोक जिसे बोलते हैं आप, ठीक है, रोक। ये हमारे पास ए नंबर जो राइट है, आप भी इस पर टिक लगाओ। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं, आगे बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। वास्तविक गैस du/dv के लिए, यार ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है, ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है। अगर रियल गैस के लिए du/dv का मान देखोगे तो 0 आता है रियल गैस के लिए। तो वास्तविक गैस के लिए du/dv का मान जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर जो है नेगेटिव है मेरे दोस्त। और एक बार इसको चेक कर लेना आप कि राइट आंसर है कौन सा, इसका में से नेगेटिव ही होगा। चलिए सर इसको हल करना पड़ेगा यार, सोल्व करना पड़ता है इसको, बिना सोल्व करे निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी नेगेटिव ही आता है वास्तविक गैस के लिए। चलिए साहब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया के लिए डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू है? तो मेरे दोस्त आप खुद से एक बार अंदाज़ा लगा लो, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो कौन सा राइट आंसर होगा। यानी कि चेंज ऑफ एंथैल्पी आर इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी कि दोनों के दोनों बराबर होंगे किसके लिए? तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पास रिएक्टेंट है ना, देखो ये ऑप्शन में ज़रा यहाँ ध्यान से देखना आप। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये वाला जो पहले वाला ऑप्शन है, इसमें कार्बन का मेरे पास कितना है? एक कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अगर एक एक मिला के 2 बैठेगा हमारा, ठीक है। और इधर CO2 का केवल 1 अणु बैठ रहा है, तो इधर 2 है इधर 1 है, मतलब बराबर नहीं है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है ये वाला भी। इधर देखो C+½ ये भी करेक्ट नहीं है, लेकिन सी नंबर पे आप चेक करें N2+O2, यानी कि अभिकारक अणुओं की संख्या जो है वो उत्पाद के अणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है। तो इधर N2+2 बैठ रहे हैं और 2NO 2 बैठ रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है इसमें? सेकंड नंबर वाला, ठीक है। ऐसा करके अंदाज़ा लगा लेते हैं। और अगर इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, कोई सा भी ऑप्शन देवे, तो डरना मत, घबराना मत, इसी टाइप से आप दिमाग लगाना और कर देना। चलिए साहब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 300 केल्विन ताप पर गैस की प्रतिक्रिया के लिए डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का मान दे रखा -4.98 किलो जूल, ये मानते हुए कि R बराबर 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल और डेल्टा NC का मान कितना है। तो यार मेरे दोस्त मैं आपको बता देता हूँ, उसको सोल्व करने पर जब आप सोल्व करोगे ना, इसका राइट आंसर -2 आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर -2 आएगा और आप भी -2 पे टिक लगाओ, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़ाता हूँ, चेक करते रहना भैया आप अपना संसार। कह गया है कि स्थिर दाब पर डेल्टा एच की तापमान के साथ क्रिया तंत्र के डेल्टा CP की बराबर होती है तो कहलाती है। तो भैया एक ही इक्वेशन है और वो है किरचॉफ इक्वेशन। ढूंढो जरा कहाँ है, पहली मिल गई, पहला नंबर है। ऐसे क्वेश्चन को तो आप देख के अंदाजा लगा लो कि भाई किरचॉफ इक्वेशन, क्योंकि ये तो थ्योरी वाइज में लगभग सही बच्चे पढ़ते ही हैं। रुद्धोषण प्रक्रिया के लिए क्या होती है रुद्धोषण प्रक्रिया? जैसे एग्जाम्पल बताऊँ आपको, टायर का फटना, जब टायर फटता है तो उष्मा का आदान प्रदान होता है? नहीं होता है। इसका मतलब है यहाँ पर उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। इसका मतलब है हमारा राइट आंसर कौन सा है भाई? हमारा राइट आंसर बी नंबर है। बी टिक लगा हुआ, आप चेक करें, बिल्कुल करेक्ट टिक लगा हुआ है इस समय। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मैक्सवेल एंट्रोपी समीकरण, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है मैक्सवेल एंट्रोपी समीकरण, यानी कि दिस मैक्सवेल एंट्रोपी इक्वेशन इज S = KLNW। ये LN है, जिसे बोलता हूँ लघु गुणक, कभी इसको अपोन समझो, ये बड़ा LN होता है ये। तो हमारा जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं पहले ही नंबर बता दूँ आपको कि जो इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त वो A नंबर है इसका, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा? A नंबर लगा हुआ, आप भी C नंबर लगाया, गलत हो गया, A नंबर राइट आंसर है इसका। उष्मागतिकी का तीसरा नियम क्या होता है? परम शून्य तापमान पर एंट्रोपी क्या होती है किसी सिस्टम की? वो 0 होती है। बट ये जो नियम है वो व्यवहारिक रूप से आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि परम शून्य तापमान प्राप्त करना कठिन होता है। परम शून्य तापमान मतलब 0 केल्विन से बोलते हो, या -273.15 डिग्री सेल्सियस।
तो जब टी का मान 0 की ओर आप लेके जाते हो यानी कि तो एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो भैया मेरे ख्याल से जब चौथा में क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई, कौन सा होगा इसका राइट आंसर मेरे पास डी नंबर होगा। ठीक है, राइट आंसर मेरे पास कौन सा बेटा, डी नंबर है। आप भी डी पे टिक लगाओ। ओके सर। तो 15वां क्वेश्चन है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन ग्रहण में गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, न्यूट्रॉन बनता है, पॉजिट्रॉन बनता है, अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जब मैं करूँगा तो मेरे पास एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलना चाहिए यार मेरे ख्याल से। तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। देखना ज़रा कौन सा आंसर सही है। तो अल्फा कण तो कोई बाहर निकलने के चांस ही नहीं है, अल्फा कण बाहर निकलने के चांस नहीं है, लेकिन गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने पर जब बीटा 6 होता है, गामा जब बीटा 6 होता है, अल्फा 6 होता है, तो दोनों के 6 में गामा किरणें बाहर निकलती हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा तो गामा किरणें बाहर निकलेंगी। चलिए साहब यही मैं राइट आंसर ले रहा हूँ उसका, ए नंबर। ठीक है, आप भी ए नंबर पर टिक लगाओ, देखो जरा चेक करके ए है या दूसरा है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रेडियो एक्टिव एक रेडियम का 6 स्थिरांक इतना है तो इसकी अर्धायु कितनी होगी। अर्धायु वाला फॉर्मूला लगा दो यार, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा यहाँ पे 6 कोस्टेंट होता है। जब मान रख के हल करोगे तो ये इसका राइट आंसर जो होगा ना मेरे दोस्त वो ए नंबर होगा। ठीक है, आप भी ए नंबर लगा दो इसका। चलिए साहब आगे देखते हैं। जेड एक्स से चेंज टू Z+1 बाई ए प्लस माइनस के 1 E0 प्लस डेल्टा एक नाभिकीय क्रिया है जो दर्शाती है। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला या पॉजिट्रॉन बाहर निकला, ये दिख रहा है ना आप लोगों को। ये जो मेरा भाई साहब ये दिखाई दे रहा है हमें, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इस पर फोकस करें आप ठीक से। ठीक है, ये भी जो इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकला ना, इस पर फोकस करें आप। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, ठीक है, तो ये बीटा 6 होता है हमारा। इसका राइट आंसर कौन सा है मेरे पास, बीटा 6। चलिए साहब आगे देखते हैं भाई, ठीक लगाओ। एक रेडियो एक्टिव 18वां क्वेश्चन। अरे भाई टाइम नहीं है इतना है, सब तो कई घंटे लग जाएंगे इसे बनाते बनाते। देखो, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणें नाभिक द्वारा रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणें हैं नाभिक द्वारा उत्सर्जित अवेक्षित कण, उदासीन कण, विद्युत चुंबकीय किरणें, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता। कितने स्वर आंसर दिए हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणें हैं, तो भैया बीटा किरणें जो होती है ना, ध्यान देना, हमेशा नाभिक के द्वारा उत्पन्न होती हैं। चाहे बीटा 6 हो, अल्फा 6 हो, गामा 6 हो, सबका सब नाभिक से उत्पन्न होता। चलिए साहब आगे देखते हैं। आप भी टिक लगाओ जल्दी फास्ट। अरे भाई इसके आंसर की मिलाते रहना आप लोग, ठीक है, और जिसमें डाउट लग रहा हो वो सर्च कर लेना यार। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर कोलाइडी कणों की गति कहलाती है। टंडल प्रभाव, अरे यार ये तो अलग ही है। ब्राउनी गति, अरे नहीं यार, उपरोक्त में से कोई नहीं। कैटोफोरेसिस, कैटायन को बोलते हैं धन कण संचलन, इज अ राइट आंसर, धन कण संचलन। बी हिंदी में बोलते हैं कैटोफोरेसिस को धन कण संचलन, बिल्कुल राइट आंसर लगाया। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब किसी पदार्थ के अणु ठोस या तरल की सतह पर बनते हैं। तरल की सतह पर बनते मतलब चिपकते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, अवशेषण, सोखना हो गया हमारा। ठीक है, सोखना तो हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया हमारा, बी नंबर मतलब एडजॉर्प्शन। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब किसी पदार्थ के अणु ठोस या तरल की सतह पर बनते हैं। तरल की सतह पर मतलब तरल के अंदर नहीं गए हैं, अंदर जाना, अवशोषण करना, और सतह पर रहना मतलब कपड़े पे धूल का लगना। एक तो कपड़े पर धूल का लगना है और एक कपड़े का पानी में भीग जाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, सोखना एडजॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण। बहुत घुमा के क्वेश्चन दिया है। चलिए साहब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घोल का 0.01 m प्रत्येक का क्वथनांक उच्चतम होगा। ग्लूकोज लगाया। देखो यूरिया ग्लूकोज का तो कभी आयनन होता ही नहीं है, और जिस एलिमेंट का आयनन, जिस कंपाउंड का आयनन नहीं होता उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होते हैं। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं सॉलिड होते हैं, सिंपल सी बात है, अगर चीज़ सॉलिड है, ज़्यादा सॉलिड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हाई होगा। तो जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, तो यूरिया शर्करा तो विद्युत अनक भट्टे होते हैं, इन्हें तो छोड़ देते हैं, बिल्कुल किसी काम के नहीं है। सोडियम क्लोराइड और जिंक सल्फेट, इन दोनों की हम कंपेयर कर देते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का जो क्वथनांक होता है ना, वो होता है मेरे ख्याल से 1456 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना हाई हो गया सोडियम क्लोराइड का। और अगर जिंक सल्फेट का बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे तो 740 डिग्री सेल्सियस आता है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा, सी नंबर है इसका। ठीक है, आप सी नंबर पर टिक लगाना। चलिए साहब आगे देखते हैं। आदर्श विलयन के लिए निम्न में से किसका मान 0 से कम होता है। डेल्टा एच का मान 0 होता है, ठीक है, डेल्टा बी का मान 0 होता है, डेल्टा एस का मान 0 से ज़्यादा होता है। जो डेल्टा एस है ना बेटा, ये डेल्टा एस जो है, ये जो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है, जो तुम्हारे पास ये डेल्टा एस है, ये इज़ ग्रेटर देन टू 0 होती है। ठीक है,
इज ग्रेटर देन टू जीरो होती है। वर्ड जो तुमने ये डेल्टा जी मैक्सिमम लिखा है ना मेरे दोस्त, डी डेल्टा जी मैक्सिमम जो है इसका मान लेस देन होता है जीरो, मतलब जीरो से कम होता है ये, ठीक है। तो किसका मान शून्य से कम होता है, तो अब आपको आंसर मिल गया होगा इसका मेरे ख्याल से, डेल्टा जी। थर्ड नंबर लगाओ आप भी, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर है डेल्टा जी, इसे हटा देता हूँ मैं 22वें नंबर को, 23वें नंबर आ गया। विद्युत अनपघट्टे के जलीय विलयन के लिए बांट हाफ कारक का मान है। तो बांट हाफ कारक विद्युत अनपघट्टे, सिंपल सी बात है, आयनों में टूटेगा नहीं। जब आयनों में टूटेगा नहीं, ना इसका संयोजन होगा, ना इसका वियोजन होगा, ना ये आयनों में टूटेगा, कुछ होगा नहीं, तो इसका जो बांट हाफ कारक होगा वो मेरे पास कितना होगा, जीरो होगा। जो वेरी राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट लगाया है, ठीक है। पहले नंबर पर आप टिक लगाओ। चलिए सब आगे बढ़ाते हैं। 24वां क्वेश्चन आ गया मेरे पास। ग्लूकोज के 4 m, अभी ये मीटर नहीं है, इसको बोलते हैं मोल ललता, मोललता कहते हैं इसको, मोल प्रति किलोग्राम में आता है ये, ठीक है। ग्लूकोज के 4m जलीय विलयन द्वारा उत्पन्न बास दाब के अपेक्षित कमी होगी, अपेक्षित कमी होगी भाई, हल करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को यार। आप सोल्व करो, आप कैसे भी करके अपने मॉडल से अपनी बुक से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, इसका आंसर मुझे नहीं पता चल पाएगा बिना सोल्व करे, आप सोल्व करो इस चीज़ को, ठीक है। चलो सा बढ़ा देता हूँ मैं इस चीज़ को। 25वां क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंघ के गुणधर्म नहीं है। तो देखो अणुसंघ के गुणधर्म है, अरे नहीं यार, बास दाब का अवनमन तो अणुसंघ के गुणधर्म है, परासरण दाब भी अणुसंघ के गुणधर्म है, क्वथनांक भी अणुसंघ के गुणधर्म है। पिछली बार भी एक पिछली बार यानी कि पेपर फर्स्ट में भी वहाँ पे एक गलती की गई थी क्वेश्चन में, वो सेम गलती यहाँ की गई है। मतलब यहाँ आगा तुम्हारे पास यार, क्या यहाँ आगा नहीं है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंघ के गुणधर्म नहीं है। तो एंट्रोपी में परिवर्तन जो होता है ना, वो एक अणुसंघ के गुणधर्म नहीं होता। हमारा राइट आंसर सी होगा, बाकी तीनों के तीनों या अणुसंघ के गुणधर्म होते हैं। चलिए साहब क्वेश्चन से अगर उतारें आप। 25वां आ गया। 26वां क्वेश्चन, काफ़ी लंबी PDF आने वाली है यार। किसी बंद पात्र में एक द्रव का बाष्प दाब डिपेंड करता है, द्रव की मात्रा पर डिपेंड करेगा बाष्प दाब, कितना द्रव आपने भरा है, क्या तापमान पे। तो भैया मैंने ऐसे क्वेश्चन बताए हैं कि अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में उपर्युक्त सब मिल जाए ना, तो बस हमारा राइट आंसर डी है, ठीक है। सबके सब अणुसंघ के कणों का आकार होता है, कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। ये तो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, 10⁻⁻5 से 10⁻�7 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ये अणुसंघ के कणों यानी कि कोलाइडियल कण बोलते हैं इनको हम। इसमें लिखा हुआ है साइज ऑफ द कोलाइडियल पार्टिकल्स रेंज बिटवीन 10⁻⁵ सेंटीमीटर टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है। तो सी नंबर राइट है, आप सी नंबर पर टिक लगाएं। निम्न कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। दूध, कोहरा, गोंद, रक्त। अब अधिकांश बच्चों का आंसर देखो कोहरा लगाया इन्होंने, कोहरा द्रव स्नेही कोलाइड है भाई, द्रव स्नेही कोलाइड है। गोंद जो होता है ना, गोंद हमारा क्या होता है, द्रव स्नेही कोलाइड होता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा कौन सा है इसका, द्रव स्नेही कोलाइड हमारा कौन सा है, गोंद होता है, ठीक है। चलिए सब आगे बढ़ाते हैं। एक कोलाइडियल विलयन स्कंदन किसके द्वारा होता है। एक कोलाइडियल विलयन का स्कंदन किसके द्वारा होता है। विद्युत भट्टे मिलाने पर, गर्म करने पर, विपरीत आवेशित सोल मिलाने पर, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। अरे ऐसे उपर्युक्त सभी अगर तुम्हें दिखाई दे ऑप्शन, तो वो राइट ऑप्शन होता है, बेझिझक आप राइट ऑप्शन लगाओ। चलिए साहब आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 30 क्वेश्चन आ गया है। कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है किसके कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश का अवशोषण। ओ माय गॉड, इतना इजी क्वेश्चन यार, टिंडल प्रभाव का राइट आंसर नहीं लगा पाया आप। आपने लगाया है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, रॉन्ग आंसर, बहुत गलत। प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा होता है, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है, इसका भी राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। चारकोल पर मीथेन का अधिशोषण होता है। यार चारकोल पूछता कि चारकोल क्या होता है भाई, इसमें अधिशोषक होता है। मीथेन क्या होगी भैया, इसमें अधिशोषित पदार्थ होगी। अब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा यार, हैं। चारकोल पर मीथेन का अधिशोषण है। अब इसमें ऑप्शन तो क्वेश्चन ही अजीब से दे रखा, तो इसका आंसर क्या दे सकता हूँ मैं। पहले ही नंबर लगा दो यार, पहला नंबर सही होगा। चलो आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। 6 श्रृंखला है, बहुत बढ़िया, 6 श्रृंखला है भैया। ये टिक है मेरे पास, इन्होंने बोला है कि ए और सी सही है। देखो अगर उसने यहाँ पे, देखो थोड़ा ध्यान देना बेटे, यहाँ पे ध्यान दो। देखो अगर उसने ये अल्फा कण बाहर निकाला है, अगर उसने ये वाला अल्फा कण बाहर निकाला है, कौन सा वाला अल्फा कण बाहर निकाला है, अगर उसने ये वाला अल्फा कण मेरे दोस्त बाहर निकाला, तो 2 कम हो गए, 2 एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा। मतलब 2He4 अल्फा कण होता है तो 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। लेकिन माइनस बीटा 1 -1 बीटा 0 ऐड हो गया बी में, फिर सी में -1 बीटा ऐड हो गया, तो जो डी बनेगा मेरे पास फिर से 2 पूरे हो जाएंगे, -1 माइनस के 2 पूरा ऐड हो जाएगा। मतलब ए और डी हमारा क्या, समस्थानिक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा, ए और डी समस्थानिक है, बी नंबर, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है मेरे दोस्त, बताओ जल्दी फास्ट एकदम। हमारा जो राइट आंसर है
वो है भैया इसका बी नंबर। आप भी इसका बी नंबर लगाओ बढ़िया करके, ठीक है। चलो साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। लगा लिया होगा आप लोगों ने बी नंबर इसका। चलिए साहब आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ सर, बढ़ाओ बढ़ाओ। अच्छा चलो 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां क्वेश्चन है मेरे पास। दी गई नाभिकीय अभिक्रियाओं में गायब क्या पता करो। क्या गायब है पता करो। अरे यार क्या गायब है क्या पता करो। देखते हैं 239 और एक 243 और परमाणु क्रमांक में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब है बी नंबर है। बिल्कुल सही लगाया, करेक्ट आंसर एकदम। बी पे लगाओ आप भी टिक, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट लगाया। फिर इसके बाद देखो एक अल्फा कण, थोड़ा पीडीएफ फाइल बड़ी हो रही है, छोटी करो थोड़ी सी, ठीक है। देखो ज़रा, एक अल्फा कण के समान है। अल्फा कण 2He4 मतलब हीलियम नाभिक के समान होगा, ठीक है। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, टिक लगाओ पहले नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का एक सेट है। हवा पानी लकड़ी। देखो हवा विद्युत का कुचालक होता है, लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है, पानी सुचालक होता है, लकड़ी नमक रेत। नमक कौन सा वाला होगा यार, लकड़ी नमक रेत। नमक है चालक होगा, नमक का अगर जलीय बने लोगे तो चालक होगा। मिक्सचर है ना ये, ठीक है। नमक रेत पानी, इट इज़ इम्पॉसिबल। नमक रेत पानी, नमक रेत पानी, तो बात तो वही पड़ रही है। तो डी नंबर देखो, लकड़ी हवा रेत, ये तीनों की तीनों कुचालक होती हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा, ठीक है। लकड़ी हवा और रेत। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एरोसोल है। धुआं, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, बिल्कुल आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एरोसोल हमारा कौन सा है, धुआं। गैस में कोई भी ठोस या द्रव मिला दोगे आप तो वो एरोसोल बन जाता। तो हमारा जो 36वां क्वेश्चन है बिल्कुल राइट है, ए नंबर। चलिए ठोस सतह पर गैसों का अधिशोषण उष्माक्षेपी होता है। क्यों होता है, क्यों भैया क्यों होता है। ठोस सतह पर गैसों का अधिशोषण उष्माक्षेपी होता है क्योंकि एंथैल्पी धनात्मक होती है, एंथैल्पी घटती है, एंथैल्पी बढ़ती है, ठीक है। राइट आंसर हमारा कौन सा, एंथैल्पी बढ़ती है, ठीक है। इस पे ध्यान देना, एंथैल्पी क्या होती है हमारी, बढ़ती है। चलिए साहब आगे देखते हैं। बादल या कोहरा कोलाइडी प्रणाली का एक उदाहरण है। बादल या कोहरा, देखो बादल या कोहरे की अगर आप बात करोगे ना तो कोहरा जो होता है ना, कोहरा मतलब गैस में द्रव मिला हुआ होता है। तो गैस में ठोस नहीं, गैस में तरल परिक्षेपण, ठीक है। हाँ सही है, सी नंबर हमारा राइट है। सी नंबर इज राइट आंसर है, आप भी सी नंबर लगाओ, ठीक है। चलिए साहब, जिससे क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा हो ना तो वो सर्च कर लेना भैया आप। 50 जूल के आंतरिक ऊर्जा वाले गैसीय निकाय में 100 जूल उष्मा जोड़ी जानी है तो किए गए बाहरी कार्य की गणना कीजिए। तो भैया हो जाएगा अपना फर्स्ट लॉ लगा दो, क्यू बराबर यू प्लस डब्लू। डब्लू का मान निकालोगे तो भैया जितनी हीट दोगे आप 100 में से 50 घटा दो तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 50, ठीक है। ये मेरे पास 50 से राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा उष्माक्षेपी नहीं है। तो देखो पहला ही ऑप्शन राइट है इसका। पहला ऑप्शन राइट क्यों है, पहला ऑप्शन राइट इसलिए है क्योंकि अगर आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया है तो H2O बनाया है। अब जब ये H2O मेरे पास प्रोडक्ट बन गया है तो ये जो है एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। उसमें लिखा हुआ, उसने बोला कि उष्माशोषी नहीं है, बाकी तीनों की तीनों उष्माशोषी हैं, एक ये वाली उष्माक्षेपी है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, ए नंबर। चलिए साहब बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाओ अब भी। बांसदाब और तापमान के बीच संबंध किसके द्वारा दिया जाता है। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर और क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया एकदम। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं किया जा सकता। भैया सही है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट लगाया, ये भी एकदम राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है सी नंबर भैया, 8.0 pH के ऊपर, ठीक है। आप क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं कर सकते हो। Ag+ Ag2+ कैसे करता है, H+ आयनों के संबंध में एक उत्क्रमणीय अर्धसेल। यार राइट लग रहा है वैसे तो, उत्क्रमणीय अर्धसेल बिल्कुल सही है। H+ आयनों के संबंध में, H+ आयनों के संबंध में एक उत्क्रमणीय अर्धसेल। पूर्ण सेल को, अर्धसेल को, तो यार ये H+ आयनों के संबंध में सी नंबर में कोई डाउट है यहाँ पे। H+ तो है नहीं, Ag/Ag+ में H+ कहाँ से आ जाएगा, एक बार सोचने वाली बात है, एक बार दिमाग लगाओ। Ag/Ag+ में H+ कहाँ से आ गया। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता है, Ag चेंज टू Ag+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन होता ऑप्शन में सही था कि भाई इलेक्ट्रॉन के संबंध में एक उत्क्रमणीय अर्धसेल। और वैसे भी ये पूर्ण सेल अभिक्रिया यानी कि अर्धसेल जो क्रियाएं होती हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती हैं भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती है भाई। ये क्या होती है तुम्हारे पास, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं, केवल आगे की ओर चलती हैं। जितनी भी तुम्हारे पास अर्धसेल क्रियाएं होती हैं, अगर कोई दुर्बल विरोधक भट्ट है तो उस केस में उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाती है। चलिए साहब, इसका जो राइट आंसर है वो मेरे पास कौन सा, बी नंबर है।
बी नंबर इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। आप भी बी पे लगाओ, ये तो आप इंटर से पढ़ते आ रहे हो। तनुता बढ़ाने पर आयनों का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर, तनुता बढ़ाओगे तो ट्रांसपोर्ट नंबर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भैया बढ़ेगी, मेरे ख्याल से बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने भी इनकी लगाया, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए साहब, इलेक्ट्रोड विभव का परिमाण निर्भर करता है, भैया तापमान पर डिपेंड करता है। दाब का सीधा प्रभाव, दाब का भी प्रभाव पड़ता है पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ताप का सीधा प्रभाव पड़ता है। ताप राइट आंसर है। हाइड्रोलिसिस का व्युत्क्रम है, जब हाइड्रोलिसिस करते हो H2O का यानी कि H2O को आयनों में तोड़ो, H प्लस प्लस OH माइनस आयन, जब H प्लस OH माइनस आयन को मिलाओगे तो H2O बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर का व्युत्क्रम करूंगा तो मेरे पास कौन सा होगा, ए नंबर होगा। उदासीनीकरण तो वाटर उदासीन होता है, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं आप भी, वाटर उदासीन होता है, पर H2O को जब आयनों में तोड़ोगे तो H प्लस प्लस OH माइनस आयन बनेगा, जब H प्लस प्लस OH माइनस आयन को मिलाओगे तो हमारा वाटर बनेगा, है तो ये रिवर्सिबल यानी कि व्युत्क्रम हो गया हमारा दोनों का। अब समझ में आया। चलिए साहब आगे देखते हैं चीज़ को। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मानक इलेक्ट्रोड क्षमता होती है, हाइड्रोजन, अरे भैया इसका मानक इलेक्ट्रोड अब 0 होता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, सी नंबर दे रखा, राइट आंसर है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड अब 0 होता। चलो आगे देखता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं, हटा दिया। कौन सा नियम विशेष रूप से विलयन में बासदाब के सापेक्ष कमी को नियंत्रित करता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा नियम विशेष रूप से विलयनों में बासदाब के सापेक्ष कमी को नियंत्रित करता है, जल्दी बताओ ऑप्शन। बांड-हाफ नियम, बॉयल का नियम, राउल का नियम या अमागाट का नियम। अरे भैया अमागाट का नियम तो तुमने सुना होगा आज तक, बॉयल का नियम करता है, वाह वाह, बासदाब के सापेक्ष कमी को नियंत्रित करता है। लग रहा है बॉयल का नियम, बॉयल का नियम कहाँ, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है, यानी कि प्रेशर जो होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अबे इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, बासदाब का अवनमन कहाँ मिलता है आपको देखने के लिए, राउल के नियम में मिलता है, राउल का नियम इज राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए साहब आगे देखते हैं। कौन सा लवण धनायनिक जल अपघटन से गुजरता है, तो भैया देखो NaH2O2 मेरे ख्याल से इसमें राइट आंसर होगा, बी नंबर होगा CH3COO Na, ठीक है, इज राइट आंसर। चलिए साहब आगे देखते हैं। हेंडरसन हेजल समीकरण के बीच संबंध की व्याख्या करता, तो सी नंबर लगा हुआ PHNPK, लेकिन इसका राइट आंसर जो है भाई PHNPK क्या है इसमें, राइट आंसर ए नंबर है हमारा PHNPOH, ठीक है। PH प्लस POH तो होती है हेंडरसन इक्वेशन है भाई, हेंडरसन इक्वेशन PH प्लस POH होती है। चलिए साहब आगे देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं कहानी। 0 केल्विन सेल पर, ओ नहीं है कभी, ओ समझो ये O केल्विन सेल विभव है, ये 0 केल्विन सेल पर विभव है, तो ये भैया हमेशा बराबर होता है E0 के, मेरे ख्याल से होना चाहिए। अगर मैं निम्न समीकरण लगाऊं E सेल इक्वल टू, ठीक है, अगर मैं लगाऊं तो RT/NF होता है, टी का मान अगर मैं 0 रखूँगा वहाँ पर, ठीक है, 0 केल्विन में आया का मान तो 0 रखूँगा मैं अगर, तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो E जो है वो E0 सेल के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है बी नंबर हमारा राइट है इसका, ठीक है। आप भी बी नंबर पर लगाओ। अर्ध सेल प्रतिक्रिया O2 प्लस 2H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन चेंज टू 4 OH माइनस आयन के लिए डेल्टा HFE के बराबर है, 1 के बराबर बोला इन्होंने भाई, इसका मुझे पता नहीं चल पा रहा, आप इसका राइट आंसर खुद से लगाओ, एक बार सर्च मारो, खुद से करो आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को। चलिए साहब आगे देखते हैं। 53वां क्वेश्चन देखते हैं, इस पर टिक लगा लेना भाई आप, ठीक है। इस क्वेश्चन पे 52 क्वेश्चन पे टिक लगाओ, देखो कौन सा आंसर का राइट आएगा, ठीक है। चलिए साहब आगे देखते हैं। HCl के 1 × 10⁻⁷ m घोल के जलीय घोल का है, यानी कि हमारी टोटल बैठ जाएगी इसमें HCl में H प्लस आयन की सांद्रता -10⁻⁷ 10⁻⁷ 1.1 प्लस 10⁻⁷ कॉमन आ जाएगा 1.1 10⁻⁷, ठीक है, ऊपर लेके जाओ +7 तो 0 से कम आएगा, यानी कि 7 से थोड़ा सा कम आएगा, 7 से ना थोड़ा सा कम आएगा इसका मान, 7 से थोड़ा कम आएगा, ठीक है। log 2.1 माइनस के हो जाएगा प्लस के हो जाएगा 7, तो 7 में से घटाओगे माइनस के log 2.2 का 1, तो हाँ तो 7 से थोड़ा सा कम बैठेगा, ठीक है। तो उसका आंसर मेरे पास कौन सा, बी राइट आंसर है। चलिए साहब आगे देखते हैं चीज़ को। कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स के इसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो भैया कमज़ोर विद्युत अपभट्टे के लिए एक ही नियम लागू होता है, और वो होता है ओस्टवाल्ड का तनोता नियम। देखो ज़्यादा पढ़ाने का टाइम है नहीं, क्योंकि PDF फाइल बहुत बड़ी है, 75 क्वेश्चन है, सबके सब करवाने हैं आप लोगों को, घबराओ मत। ओस्टवाल्ड का तनोता नियम बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम करेक्ट है। चलिए साहब, मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अंतर आणविक मतलब अंतर क्या है, या अंतर आयनिक आकर्षण और गैर आंशिक पृथक्करण वृद्धि के साथ चालकता में कमी के कारण है, तापमान में, सांद्रता में, आयतन में और दाब में, ठीक है भैया, सांद्रता में राइट आंसर है। चलो अब ठीक है, ये सांद्रता में। चलिए साहब आगे देखते हैं। प्रबल विद्युत अपभट्टे के सिद्धांत को दिया था, भैया किसने दिया था प्रबल विद्युत अपभट्टे का सिद्धांत, ब्लू करेक्ट लगाया, डेवाई हकल ने दिया था, ठीक है, डेवाई हकल ओन सागर थ्योरी जो है तुम्हारे पास, डेवाई हकल ओन सागर थ्योरी जो है। चलिए साहब, समीकरण
लैम्डा इन्फिनिटी इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी कहलाती है। कोलराउस का नियम बिल्कुल करेक्ट आंसर है एकदम। यार ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन आने लगे तो मज़ा ना आ जाएगा पेपर में, है भाई। तुल्यांक की चालकता का मात्रा का ये क्वेश्चन छोड़ दिया, अरे लगाया ठीक है, इस पर डी नंबर लगाया, बट ये होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक की इनवर्स, ठीक है। चलिए सब आगे देखते हैं। किसी विलयन की चालकता निर्भर करती है किस चीज़ पर डिपेंड करती है? देखो अणु संख्या पर डिपेंड नहीं करेगी, कण संख्या पर डिपेंड नहीं करेगी। किसी विलयन की चालकता डिपेंड करती है आयन संख्या पर, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है आयन संख्या पर। नंबर ऑफ आयन बिल्कुल सही लगाया, करेक्ट एकदम। चलिए निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी है? बिल्कुल सही लगाया भैया, उभयधर्मी, यानी कि इसमें देखो उभय लिखा हुआ और इंग्लिश में लिखा हुआ ना विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बफर सॉल्यूशन। बोला कि भैया कौन सा बफर सॉल्यूशन है, इसमें बोला उभय बफर सॉल्यूशन है। तो CH3 C यानी कि दुर्बल एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना सल्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है एकदम, राइट, ए नंबर है। सेल में कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया वो दोनों, यार देखो ऐसा मैटर है ना, इसमें एक तो ऑक्सीकरण, कैथोड पर कभी ऑक्सीकरण होता नहीं है, कैथोड पर अपघटन कभी नहीं होता, तो दोनों तो होती नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है। अपचयन होता है, अपचयन उसने ऑप्शन दिया नहीं है हमें, ठीक है, अपचयन का ऑप्शन नहीं दिया, अपचयन का कोई ऑप्शन नहीं दिया। कैथोड पर अपचयन तो होता है, अपचयन के अलावा मुझे बताओ कौन सी क्रिया होती है? कैथोड पर सिर्फ अपचयन होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, अपघटन तो होता ही नहीं है। अपघटन तो विद्युत अपभट्टे का होता है, वो टूटता है आयनों में। अभिक्रिया 3O2 चेंज टू 2O3 के लिए डेल्टा H बराबर 284 है, तो भैया उक्त अभिक्रिया के लिए डेल्टा G डेल्टा S के मान होंगे। देखो डेल्टा H का मान प्लस है तो डेल्टा G का मान प्लस होगा, लेकिन डेल्टा S का मान कैसे होगा? निगेटिव होगा। इसका C नंबर है भैया मेरे पास, कौन सा है? C नंबर लगाओ आप भी, ठीक है। तो डेल्टा G का मान प्लस होगा और डेल्टा S का मान निगेटिव होगा। विभिन्न तापमानों पर गैसों के लिए निम्नलिखित बल प्राप्त होते हैं। आपने पढ़ा होगा फ्रेंडलिक समतापी समीकरण, पढ़ा नहीं पढ़ा? फ्रेंडलिक समतापी समीकरण अगर आपने पढ़ा है तो इसका राइट आंसर मेरे पास कौन सा होगा? ए नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? ए नंबर हो जाएगा, राइट आंसर है, टिक लगा लो ऐसे बिना देखे। ग्राफ देख लेना। यदि एक तंत्र में दो घटक हैं तो गिब्स मुक्त ऊर्जा है। बहुत पेचीदा क्वेश्चन है भाई। एक तंत्र में दो घटक हैं तो गिब्स मुफ्त ऊर्जा है, तो यार उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर C नंबर है, ठीक है। C नंबर पर लगाओ डेल्टा G इक्वल टू 0। जलीय विलयन में पिरबल अम्ल का पिरबल क्षार के साथ उदासीनीकरण को सबसे सही प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जलीय विलयन में पिरबल अम्ल है, पिरबल अम्ल का पिरबल क्षार के साथ उदासीनीकरण को सबसे सही प्रदर्शित करते हैं। कौन सबसे सही प्रदर्शित करता है? तो भैया नमक हमारे पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है, राइट आंसर है। स्वातक प्रक्रम के लिए एंट्रोपी की कसौटी होती है, जल्दी बताओ। स्वातक प्रक्रम के लिए एंट्रोपी की कसौटी होती है, इस पर कोई राइट आंसर लगा हुआ नहीं है। तो हमेशा जो होती है ना एंट्रोपी की कसौटी, वो डेल्टा S का जो मान होता है वो ए नंबर है, हमेशा 0 से छोटा होता है। चलिए साहब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। स्थिर ऊष्मा संकलन का हेस का नियम किस पर आधारित है? तो भैया ऊष्मा गति के प्रथम नियम पर, बिल्कुल राइट है एकदम। अरे यार ये बराबर MC² लगाया, तो ये तो तुम्हारा गलत हो गया, बहुत गलत आंसर लगाया यार इस, क्योंकि देखो स्थिर ऊष्मा संकलन का हेस का नियम जो होता है ना, ऊष्मा गति के प्रथम नियम से हेस का नियम व्युत्पन्न हो जाता है, और प्रथम नियम मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो प्रथम नियम पर आधारित है कि द्वितीय तृतीय नियम पर आधारित नहीं होता। चलो सब आगे बढ़ाते हैं। ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हो ना उत्पन्न कर सकते हो, यही हेस का नियम कहता है कि एक परिक्रम, यानी कि इसका नियम होता है कि इस नियम के अनुसार एक परिवर्तन एक या अनेक विधियों से, एक या कई विधियों से, एक या अधिक विधियों से एक या अधिक पदों में पूर्ण किया जाए तो पूर्ण परिवर्तन में जो ऊर्जा होती है वो नियत रहती है, मतलब समान होती है, चाहे परिवर्तन किसी भी विधि से क्यों ना किया जाए। वो एक मोल आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है, कितनी होती है भैया? 3/2/kT। गलत लगाया है, ऑप्शन बी नंबर इज द राइट आंसर है, ठीक है। देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। स्थिर ताप पर दाब पे किसी रासायनिक प्रक्रिया में डेल्टा H का मान बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो इन्होंने ऑप्शन लगाया, देखो एंट्रोपी, स्थिर ताप व दाब पर किसी रासायनिक प्रक्रिया के लिए डेल्टा H का मान एंट्रोपी के बराबर होता है। और एंट्रोपी कितनी है मेरे पास? Q/T, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, Q/T। इसको बोलते हैं आप DS इक्वल टू Q/T, यानी कि Q इक्वल टू D इंटू T, और Q किसके बराबर है तुम्हारे पास? डेल्टा H के बराबर होता। चलिए साहब हमारा राइट आंसर कौन सा है? D नंबर इसका, ठीक है, D नंबर का राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। जूल थॉमसन स्थिरांक है, जूल थॉमसन स्थिरांक है 8 cos10 T। कौन सा लग रहा है बेटा? कौन सा लग रहा है? इसमें पहला नंबर सही है, एंथैल्पी पर, ठीक है। ये पहला नंबर कौन सा हमारे पास? एंथैल्पी पे मारो, यानी कि एंथैल्पी क्वेश्चन होती है प्रेशर के सापेक्ष टेम्परेचर परिवर्तन, बिल्कुल राइट आंसर है, ए नंबर इसका। ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है, पहला 71 में का हमारे पास ए नंबर है। चलो साहब आगे देखते हैं। दो समान तापमानों के बीच काम करने वाले सभी प्रतिवर्ती इंजन की दक्षता समान होगी, यह पाइथागोरस थ्योरम से, बायोनोमियल थ्योरम से, कुछ नहीं है, कार्नोट साइकिल से हमारी, ठीक है, राइट आंसर है बिल्कुल। जब दो गैसों को मिलाया जाता है तो एंट्रोपी बढ़ती है,
घटती है या नियत रहती है? तो जब दो गैसों को मिलाया जाता है तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। बिल्कुल राइट आंसर लगाया एकदम। ठीक है, गहन गुण है, सीपी नहीं है। देखो यह है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये जो है ये एक्सटेंसिव गुण है, ये गहन गुण नहीं है, एक मतलब एक्सटेंसिव गुण है ये। हटाओ इसको, इंग्लिश में मत बोला यार। जो हीट कैपेसिटी होती है वो इंटेंसिव गुण होता है। ठीक है, तो ये जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, 74वां नंबर जो है ये मेरे पास राइट आंसर है। 74वें नंबर का ए नंबर, आंतरिक ऊर्जा जो है वो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, लगाओ टिक 74वें का कौन सा नंबर, ए नंबर। अब कह रहा है कि यदि एक जेड एक सीधा कार्य है तो समाकलन डी जेड इसके बराबर होगा। सर्च मारो इस चीज़ को भी, तो 0 के बराबर होगा मेरे ख्याल से। बाकी आप सर्च मार लेना क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कंफर्म नहीं लग रहा। फिलहाल तो ए नंबर लगा दो आप भी। ठीक है, चलिए साहब देखते हैं तो कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास, 75। अब पीडीएफ हमारी फाइनल हो गई है। तो ये क्वेश्चन आप बढ़िया करके देखो, प्रिपेयर करो। अगर किसी मॉडल में मिलते जुलते हैं तो टिक लगाओ और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ लो। और ये जो 75 क्वेश्चन है इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में भी इस साल आने वाले होंगे। ठीक है, ये अभी हाल ही का पेपर है, 2-3 दिन पहला पेपर हुआ है ये। ठीक है, चलिए साहब ऐसे ही अब नए पेपर के साथ मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक्स।